गाइस, मेरा नाम राहुल है। हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 रिपोर्ट के बारे में। ये है अक्टूबर सीरीज़ और हमने इन्वायरमेंट इससे पहले डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे जो न्यूज़ में है वो आर्टिकल आपको देखना चाहिए। वो है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 की रिपोर्ट आई है। ये रिलीज़ कौन करता है? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2020 करती है। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है कि यहाँ पे जो ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो IEA फ्लैगशिप पब्लिकेशन जो प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, जो कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम पे डेवलप करती है। और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस्टेब्लिश करता है एक फ्रेमवर्क जो OECD के लिए है, विच इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये 1974 में आई थी। ये हेल्प करती है जितनी भी कंट्रीज़ है कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करती हैं जो ऑयल सप्लाई डिस्टर्बेंस है या डिस्ट्रप्शंस है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस में। और यहाँ पे आप ये समझना चाहिए कि जो एग्रीमेंट है, जो इसकी ट्रीटी है, वो एक इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम पे आई है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं IEE के, वो एक मेंबर्स कंट्री होना चाहिए OECD के। ये जो IEE फैमिली है वो रिप्रेजेंट करती है 75% ऑफ द ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन। यहाँ पे जो IEE के मेंबर्स है वो 30 मेंबर्स है, जिसमें 8 एसोसिएट कंट्रीज़ हैं। इंडिया जो है वो एक एसोसिएट मेंबर बना है 2017 में। इसकी जो अदर पब्लिकेशंस हैं वो यही है कि ग्लोबल एनर्जी और CO2 स्टेटस रिपोर्ट है। इसकी की फाइंडिंग ये है कि क्या इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से। जो इसकी इमीडिएट इफ़ेक्ट्स है जो पैंडमिक है एनर्जी सिस्टम पे, वो बेसिकली दिखाता है 5% जो है ग्लोबल डिमांड, 7% है एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशन, 18% है एनर्जी इन्वेस्टमेंट, 20% है इसकी ऑयल कंजम्पशन पे। डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल आर लेस अफेक्टेड देन अदर फ्यूल्स जो पैंडमिक में होते हैं। और ये आफ्टरमैथ्स पे रिन्यूएबल जो है बेसिकली 90% इसका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पर रहता है, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी पे होता है डिमांड ऑल ओवर द इंडिया। और ये बेसिकली जो है कंटिन्यू करता है हाई लेवल्स ऑफ सोलर PV डिप्लॉयमेंट। बाय 2040 जो है ग्लोबल शेयर जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड का है वो कम हो चुका है 20% फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है इनका स्ट्रक्चर फॉल है ग्लोबल कोल डिमांड में। कोल फेज आउट पॉलिसी जो होती है बेसिकली जो राइज करती है रिन्यूएबल और कंपटीशन नेचुरल गैस के। और ये बेसिकली रिटायरमेंट देती है 275 गीगावाट का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऑयल डिमांड जो है वो राइजिंग इनकम हो रही है, इमर्जिंग मार्केट हो रही है, डिमांड जो बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑयल क्योंकि रिन्यूएबल इस बेसिकली सोलर एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ रही है, इसकी वजह से ऑयल की डिमांड कम हो रही है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ग्राइड जो है बेसिकली एक डिस्पैरिटी बनाते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ का, जो बेसिकली होता है कि आपका जो स्पेंडिंग होती है रिक्वायर्ड होती है स्मार्ट डिजिटल फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो रेवेन्यूज़ होते हैं और ग्रिड होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स नेचर है इसका। और ये जो है बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, जैसे रिलायबिलिटी एक बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पे ग्रिड इनोमिनेशन होता है, इनॉमरस नेटवर्क होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को डिप्लॉय करता है राइट प्लेसेस पे अक्रॉस द कंट्री। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे। पावर जो सिस्टम होता है उसमें डाइवर्सिफाई करती है रिसोर्सेज को, इवन इफ दे आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द प्लेस। ठीक है, इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मल्टीपल जनरेटर्स है, पावर प्लांट्स है जो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को और डिफरेंट जनरेटर्स को, जो कि इंडिया एनर्जी आउटलुक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि भाई जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ है वो एक्सपैंड हो, हर रूरल एरिया में जाए ताकि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। इसमें एक प्रोवाइड कर रहा है बजटरी सपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, डिस्कॉम्स होते हैं अंडर दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना जो रूरल में होता है। सौभाग्य स्कीम है जो बेसिकली अर्बन ये भी रूरल एरियाज़ के लिए ही है। और ये इंटीग्रेट करती है पावर डेवलपमेंट स्कीम्स को जो कि अर्बन एरियाज़ में है। ठीक है, इसके अलावा जो क्लीनर एनर्जी होते हैं वो भी इंडिया कंटिन्यू कर रहा है ताकि वो क्लीन कुकिंग कर रहा है और ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशन दे रहा है, जिसमें इंक्लूड करता है सोलर फोटो वोल्टिक्स। और इसके अलावा एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, एक लार्ज स्केल पब्लिक
और सब्सिडीज है जो इंश्योर करता है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, क्लीन कुकिंग फॉर इट्स पॉपुलेशन। सब्सिडीज जो डिज़ाइन होती है सोशल सपोर्ट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। पहल एक ऐसा स्कीम है जहाँ पे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहा है एलपीजी स्कीम को, और वो सब्सिडी देता है एलपीजी परचेज पर। एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। ये अलाउ करता है प्राइवेट सेक्टर को कि इन्वेस्ट करे कोल माइनिंग पे, ओपन करता है बहुत सारी कंट्रीज़ का ऑयल और गैस रिटेल मार्केट को, और क्रिएट करता है एक फंक्शनिंग एनवायरमेंटल मार्केट जो इंश्योर करेगा इकोनॉमिक एफिशिएंसी मैनेजमेंट में कोल, गैस और पावर सेक्टर्स में। इंडिया की बात करें तो इंडिया एक इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी है जो बिल्डिंग में होती है थ्रू मैंडेटरी बिल्डिंग एनर्जी कोड्स और वॉलंटरी रेटिंग स्कीम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी एप्लीकेशंस की, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन बल्क प्रोक्योरमेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे एलईडी लाइट बल्ब्स आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स पे आ चुके हैं आजकल, जो अगर आप मेन एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पे देख सकते हो, एस्केलेट कर रहे हैं एनर्जी सेविंग को, ठीक है। अगर बात करूँ अगर मैं बात करूँ एनर्जी सिक्योरिटी की, तो एनर्जी सिक्योरिटी अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो इम्प्रूव कर रहा है मार्केट, और वो क्रिएट कर रहा है एक सिंगल नेशनल पावर सिस्टम जो कि मेजर इन्वेस्टमेंट के लिए होता है थर्मल और रिन्यूएबल कैपेसिटी में। ये इम्प्रूव करता है ऑयल सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज करती है कैसे, रिड्यूस करती है ऑयल इंपोर्ट्स को, इंक्रीज़ करती है डोमेस्टिक अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ को, डाइवर्सिफाई करती है सोर्सेज को जो सप्लाई के लिए होते हैं, और इंक्रीज़ करती है इंडियन इन्वेस्टमेंट जो कि ओवरसीज़ ऑयल में होती है फील्ड में, कहाँ कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट प्रोसेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इंडिया ने अगर बात करूँ तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस दिया है टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये नोटेबली गोल 7 के बारे में बात कर रहा है जो डिलीवर करता है एनर्जी एक्सेस, ठीक है। बोथ एनर्जी और इनोवेशन इंटेंसिफाई करते हैं इंडियाज़ का जीडीपी, ठीक है। और ये डिक्रीज़ करता है मोर देन 20% ओवर द पास्ट डिकेड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट ने इम्बार्क करा एक एम्बिशियस पॉलिसी जो बूस्ट करता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, और उसका टारगेट है 175 GW कैपेसिटी होती है 2020 की। अंडर एनडीसी जो होता है इंडिया का जो टारगेट है वो शेयर करता है नॉन फॉसिल बेस कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी में जो मिक्स होता है 40% से ज़्यादा बाय 2030, और रिड्यूस करता है एमिशन इंटेंसिफिकेशन जीडीपी का जो 33% से 35% होता है बाय 2030 ओवर 2005, ठीक है। रिसेंटली जीओआई का बात करूँ जो इंडिकेट करता है एम्बिशियस न्यू टारगेट्स जो कि रिन्यूएबल कैपेसिटीज़ का होता है रीजन में, ठीक है, 450 GW। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रूल करा है डिप्लॉइंग न्यू कोल कैपेसिटी जो कि 2027 तक होती है। अब यहाँ पे क्या है कि बियॉन्ड प्लांट्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, और एम करता है क्लोज जो ओल्डेस्ट मोस्ट इनएफिशिएंट कोल पार्ट्स हैं कंट्री में। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस सिंपल सिंपल है कि एक फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पावर सेक्टर ये है, इंडिया फेस करता है एक चैलेंज जो इंश्योर करता है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इट्स पावर सेक्टर विच इज़ डीलिंग विद सरप्लस कैपेसिटी। लोअर यूटिलाइजेशन होता है कोल और नेचुरल गैस प्लांट्स का, इंक्रीज करता है शेयर्स वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी का। एनर्जी टैक्सेशन एंड सब्सिडी का है कि सब्सिडी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी वो क्रिएट करती है एक लार्ज फाइनेंशियल बर्डन जीओआई पे, बजट पे। नोटेबली जो होती है बेसिकली अगर बात करूँ कि जो राइजिंग प्राइस है एनर्जी कम्योडिटी इंपोर्ट्स का, ठीक है, इंक्रीज़ करता है ऑयल डिमांड का। तो यहाँ पे इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड है वो स्टेडली ग्रो कर रहा है, और ऑयल प्रोडक्ट्स सप्लाई होती है 95% जो टोटल एनर्जी पे होती है सेक्टर पे, और ये बेसिकली डीजल और गैसोलीन की बात कर रहा है, ठीक है। कोल जो है वो बेसिकली अभी भी लार्जेस्ट डोमेस्टिक सोर्स होता है एनर्जी सप्लाई का और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। नंबर ऑफ पॉलिसी मेकर्स है कि एनर्जी पॉलिसी जो है इंडिया की वो कंडक्ट करी जाती है बहुत सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बारे में थ्रू। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस है। तो हर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं राइट में एक बॉक्स उसको डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें ये है कि जो फोर्थ इंडियन एनर्जी फोरम हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 7 की ड्राइवर्स के बारे में बताया है इंडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी मैप में क्या है कि हम एस्केलेट करेंगे गैस बेस्ड इकोनॉमी, आई ये सीएनजी की बात कर रहा है बेसिकली। क्लीनर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल ये भी इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम कोल का।
ग्रेटर रिलायंस जो होगा डोमेस्टिक सोर्सेज होगा जो ड्राइव करेगा बायोफ्यूल को, अचीव करेगा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो है 450 गीगावाट का बाई 2030, इंक्रीज करेगा कंट्रीब्यूशन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी में, तो ताकि वो डी कार्बनाइज हो जाए मोबिलिटी का, मूविंग होगा एमर्जिंग फ्यूल्स पे जो होगा हाइड्रोजन पे भी। डिजिटल इनोवेशन है जो अक्रॉस द सेक्टर्स होगी। इसके अलावा वे फॉरवर्ड में क्या है कि हमें ये बात करनी पड़ेगी। फॉरवर्ड में ये है कि इंडिया का जो एनर्जी प्लान है वो एम करता है, इंश्योर करता है एनर्जी जस्टिस, जो कि बेसिकली इंडियंस के लिए होगा। जो अगर मैं बात करूँ इंडिया का जो ग्लोबल कमिटमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल एनर्जी प्लान अडॉप्ट करा है जो सेट करता है लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क जो कि स्टेक होल्डर्स के लिए होता है अक्रॉस द एनर्जी सेक्टर, और जो सिस्टम में होता है बेसिकली, जिसमें फ्यूचर एनर्जी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस जो है वो बेसिकली जीएसटी के अंडर आते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो कि कोल और नेचुरल गैस पे होती है। इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल गैस जो है वो बेसिकली जीएसटी के बाहर ही रहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करूँ आगे तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली फेस आउट करती है इनडायरेक्ट सब्सिडीज, तो इंश्योर करती है जो रिटेल एनर्जी प्राइसेस होंगे रिफ्लेक्ट करेंगे फुल कॉस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा एक डेवलप करते हैं हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजी जो कि बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे होती है, इनकम पास करती है, जो बेसिकली सप्लाई और यूज़ के लिए होती है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बेसिकली कूलिंग और हीटिंग का होता है ट्रांसपोर्ट, ताकि वो हार्नेस करे इंडिया का लार्ज अनटैप पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा जो ये बेसिकली क्रिएट करता है ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल मार्केट जो कि बेसिकली ऑयल और गैस के लिए होता है। ठीक है, तो आज ही के साथ ये न्यूज़ भी ख़त्म होती है। मैंने बेसिकली ये एनवायरनमेंट की ही न्यूज़ कंटिन्यू हो रही है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और ये बेसिकली सेकंड न्यूज़ है, थर्ड न्यूज़ जल्दी आएगी। तब तक के लिए बाय।